Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Atik Ali Gauhar in front of you. Today, in this video, we will only discuss the summary of the whole chapter number 1, which is Fundamental of Chemistry. इस वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 को समराइज करना है। इस वीडियो नंबर 1 के अंदर समरी की हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जितने भी थियोरेटिकल हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, जितने टॉपिक्स हमारे पास थियोरेटिकल मौजूद हैं। कैलकुलेशन न्यूमेरिकल हम दूसरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये तमाम टॉपिक्स मेरे पास हमने पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करे हैं। एक दफा रिव्यू कर लेते हैं आसान सा। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर आप कंपोजिशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं किसी भी मैटर में। क्लियर हुई बात? हमारे पास कुछ टाइप्स केमिस्ट्री की लिखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, कुछ ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर शामिल है। सबसे पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर आप डिस्कस करते हैं हर उस कंपाउंड के बारे में जो कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलकर बनता है। डेरिवेटिव्स मतलब होते हैं उनसे कोई चीज हम ड्राइव करते हैं, निकालते हैं, उनसे मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? हमारे पास तमाम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना जिनके अंदर तमाम एलिमेंट्स आते हो एक्सेप्ट सिवाय एक्सेप्ट कौन से एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो इनके डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोजन और कार्बन, उनके डेरिवेटिव्स को छोड़कर मतलब वो बातें जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ ली है उनके अलावा जितनी केमिस्ट्री की बातें हम कहाँ पढ़ेंगे? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल वर्ड से मालूम हो रहा है, इट बिलोंग्स टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास जितनी भी होती है, प्रॉपर्टीज जितनी होती है उन सबके बारे में डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल वर्ड मतलब होता है एनालिसिस। ये निकलेगा वर्ड एनालिसिस से। एनालिसिस मतलब क्या होता है? हमारे पास किसी चीज की जांच पड़ताल करना, किसी चीज को एग्जामिन करना, एनालाइज करना। तो इस केमिस्ट्री में क्या करते हैं? ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री जिसके अंदर आप कोई सैंपल को एनालाइज करते हैं। हमने जब पढ़ा था हमने डिस्कस करा था कि इस तरीके से ब्लड एक सैंपल है, यूरिन के सैंपल हो गए हमारे पास, इन सैंपल्स को आप एनालाइज करते हैं। तो कौन सी ब्रांच यूज करते हैं हम? एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायो मींस लाइफ, केमिस्ट्री मींस द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड्स। हमारे पास जो भी केमिस्ट्री हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर कौन से केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं उनके बारे में पढ़ना, तो क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब निकला है न्यूक्लियर से। अब न्यूक्लियर मतलब निकला है न्यूक्लियस से। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होने वाले रिएक्शंस या इसको यूज करके जो हम रिएक्शंस करा सकते हैं या न्यूक्लियस का यूज हम पढ़ते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम क्या डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंट के बारे में कि एक इन्वायरमेंट के ऊपर इंसानी एक्टिविटीज का मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या असरात मुरत्तब होते हैं, क्या असरात पड़ते हैं और इन्वायरमेंट के असरात इंसान के ऊपर क्या पड़ते हैं। तो जो हमारे पास रिलेशन होता है इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, उसको हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री मींस केमिकल रिलेशनशिप या फिर मैं बोलूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मालूम हो रहा है इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है कि इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास केमिस्ट्री किस तरीके से यूज होती है। हम रबर बना रहे हैं, हम बहुत सारी सिंथेटिक चीजें बना रहे हैं जो नेचुरली हमारे पास मौजूद नहीं होती, तो उसको कहाँ डिस्कस करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है एटम। एटम क्या होता है हमारे पास? पहले पढ़ के आ चुके हैं, इस चैप्टर में हमने रिव्यू करा, हम खाली रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली समझाने का नहीं होता।
एटम मीन्स हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल दूं या स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दूं, एक ही बात होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है किसी भी मैटर का, उसको बोलते हैं एटम, जो कि फर्दर कट नहीं हो सकता। एलिमेंट क्या होता है, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। एटम्स मिलेंगे बहुत सारे एक जैसे एटम्स, सिमिलर एटम्स। एटम्स कौन से वाले, अलग अलग नहीं, सिमिलर एटम्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक एलिमेंट बनाते हैं। अब अगली बात है मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम्स या बोल दूं कि एलिमेंट्स मिलते हैं हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब लाजमी नहीं कि डिफरेंट हो, अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स से मिले, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अगर सेम एलिमेंट मिले तब भी हमारा मॉलिक्यूल बनता है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स मिले तब भी हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या था हमारे पास, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं केमिकली, केमिकल रिएक्शन होता है उनके दरमियान, एक न्यू कंपाउंड बनता है, न्यू चीज बनती है हमारे पास। दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, और जो आने वाला न्यू सब्सटेंस है वो अपने इंग्रेडिएंट से बिल्कुल अलग होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन आपको मैंने काफी दफा बता दी है कि फ्री रेडिकल क्या होता है हमारे पास, जब एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो क्या कहते हैं वो फ्री रेडिकल। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऊपर डॉट। बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पर एक चीज रह गई हमारे पास, मिक्सचर। क्या रह गया हमारे पास, मिक्सचर। कंपाउंड पढ़ा था हमने, कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, एलिमेंट्स हमारे पास जितने भी हैं सब्सटेंसेस मिलकर, दो सब्सटेंसेस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जो कि डिफरेंट होता है अपने इंग्रेडिएंट से। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हमारे पास दो या दूसरे सब्सटेंसेस मिलाऊंगा, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, लेकिन वो न्यू सब्सटेंस क्या होगा, बेसिकली उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता होगा, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई केमिकली कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं होगी। बात क्लियर हो गई मिक्सचर की। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अबे प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास, आपको मैंने यहां बताया था कि एटॉम क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल। इस एटम के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एटम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के डिस्कशन में यहां पर करी डिस्कशन, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में इतने प्रोटॉन जो हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। बात क्लियर है, बहुत आसान टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर क्या था हमारे पास, मास नंबर बेसिकली क्या होता है, आप अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस कर दें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। अब मैंने आपको पहले बताया कि तीन चीज होती है एटम के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं एटम के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर गए थे, प्रोटॉन की आपको समझ आ गया था। मास नंबर क्या था हमारे पास, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आप सम कर ले, प्लस कर ले, अब जो नंबर आएगा वो क्या होगा, उस एटम का मास नंबर होगा। आइसोटॉप क्या होता है हमारे पास, आइसोटॉप बेसिकली हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं। क्या होता है हमारे पास आइसोटॉप, कुछ एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। एटॉमिक नंबर, या मैं इसको डायरेक्टली कह लूं Z। Z क्या होता है, सेम, बट इनका जो A होता है मास नंबर, वो क्या होता है, डिफरेंट, एक दूसरे से। होते एक ही एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बट उनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास या बोल दूं मास नंबर होता है डिफरेंट होता है। नेक्स्ट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और मास नंबर तकरीबन सेम चीजें। एक एटम का जो भी मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, या मैं क्या लिख दूं, मास ऑफ एन एटम। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, आपको जब मैंने पढ़ा था समझा था, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आप जब किसी चीज से रिलेट करते हैं तो हमारे पास किसी भी एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास, जब आपको उसको रिलेट करें, रिलेट मतलब कंपेयर करें किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। क्या बोल दूं मैं इसको यहां पर, मास ऑफ एन एटम compared to mass of 1/12 mass of mass of a carbon 12 isotope।
एक कार्बन 12 एटम होता है उसका 1/12 मास से जब आप किसी भी एटम के मास को कंपेयर करें तो क्या कहते हैं हमारे पास नेगेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट होता है। इस तरीके से हम मेजर करते हैं हर चीज को यूनिट के अंदर, डिस्टेंस को मीटर के अंदर, किलोमीटर के अंदर, मिलीमीटर में हम मेजर करते हैं। इस तरीके से हम वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इस तरीके से एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूनिट होता है एएम, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसका हमने स्पेसिफिक यूनिट ये रखा है क्यों, क्योंकि हमारे पास मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। हमने उसको मेजर उसमें क्यों नहीं है, क्योंकि एटम होता है बहुत छोटा, उसका मास भी होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा। उसके लिए हमने इसका बहुत छोटा यूनिट रखा है, बोलते हैं हम क्या है, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमारे पास, किसी भी मॉलिक्यूल के जो मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं, इन तमाम के मास को जब प्लस करते हैं, अब जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है हमारे पास, डेफिनेशन क्या बनेगी, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट इज फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली फार्मूला हमारे पास ये होता है कि जब कोई भी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में कौन सा वाला, जो हमारे पास 3D क्रिस्टलिक आयनिक कंपाउंड है, जो क्रिस्टल बनाते हैं हमारे पास, इस तरीके से सॉल्ट हो गया, इस तरीके से चूना हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो क्रिस्टल्स बनाते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक फार्मूला से, तो बोलते हैं फार्मूला यूनिट। जिस तरीके से आपको मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी कि NaCl नमक का क्या होता है, फार्मूला यूनिट होता है। फार्मूला मास क्या होता है हमारे पास, फार्मूला मास बेसिकली होता है कि फार्मूला यूनिट जो है उसका मास, और फार्मूला यूनिट है NaCl। इस NaCl में दो एटम्स हैं, एक Na का एक Cl का, तो नंबर ऑफ सम ऑफ मासेस ऑफ एटम, यस ये बोलूं सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स मौजूद हैं, इन तमाम के मास को मैं प्लस कर दूं, जो मास आएगा वो हमारे पास फार्मूला। नेक्स्ट इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी हमारे पास एक कैपेसिटी होती है या एक टेंडेंसी होती है, एक ताकत और कुव्वत होती है जिसको यूज करके हमारे पास कोई भी एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अब स्टेबिलिटी कैसे करता है, हासिल करता है, वो या तो किसी इलेक्ट्रॉन ले लेता है या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देकर स्टेबल हो जाता है। डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, a capacity of an atom to be stable by gain of electron or by loss of electron is called valency. Next is gram atomic mass। बहुत सिंपल सा है, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास। जब किसी भी एटम के मास को आप ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करें, क्या कहलाएगा वो, ग्राम एटॉमिक मास। बात क्लियर है? और एक और बात, ये ग्राम एटॉमिक मास बराबर होता है 1 मोल, जिस चीज का ग्राम एटॉमिक मास बराबर होगा 1 मोल ऑफ दैट थिंग। नेक्स्ट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम चीज है, मॉलिक्यूलर मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करें, क्या कहलाएगा हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और सेम चीज, किसी भी चीज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 1 मोल के। नेक्स्ट इज ग्राम फार्मूला मास। जब आप फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें, ग्राम की हमारे पास यूनिट है, जब एटॉमिक मास यूनिट आप ग्राम यूज करेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा, जब मॉलिक्यूलर मास का यूनिट आप ग्राम यूज करेंगे तो भी 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। और ग्राम फार्मूला मास हमारे पास जो फार्मूला मास आया है उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास, और वो भी इसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। नेक्स्ट इज मोल। क्या होता है, तो मोल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास, मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास जिसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद है, ठीक है। तो उसका हमारे पास मोल कितना होगा, 1 मोल। क्या होगा उसका, 1। मतलब है कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल्स टू अ मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। बात क्लियर हुई हमारे पास। नेक्स्ट इज अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था अवोगाड्रो, उन्होंने एक नंबर दिया, वो नंबर क्या था हमारे पास, बेसिकली पार्टिकल्स का कलेक्शन था।
एटम क्या होता है हमारे पास बहुत छोटे होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो हमारे पास ये पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो हमारे पास अब उसको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या करा उन्होंने काउंट करके हमें बता दिया इस तरीके से 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल। और यही नंबर हमारे पास कहलाता है अवागैड्रो नंबर, जो किसने बताया? एक साइंटिस्ट का नाम था अवागैड्रो। बात क्लियर? नेक्स्ट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास? पहली बात है केमिकल फार्मूला डिस्कस करते हैं। केमिकल फार्मूला हमारे पास जब आप कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसको आप केमिकल फार्मूला को यूज कर रिप्रेजेंट करें। अगला है हमारे पास केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला सिर्फ एक नहीं होता, उसकी दो टाइप्स होती है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास? जो भी केमिकल फार्मूला मौजूद है उसके अंदर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स बता रहे हैं कि किस रेशियो के मुताबिक हमारे पास एटम्स मिल रहे हैं और एक चीज एक कंपाउंड हमारे पास बन रहा है। जो रेशियो बताता है वो कौन सा हमारे पास? एम्पिरिकल फार्मूला। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है जो कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पर रेशियो की बात नहीं होती, यहाँ पर एक्चुअलिटी की बात होती है, एक्चुअल कितने नंबर हमारे पास मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि क्या रेशियो है हमारे पास एटम्स का डिफरेंट जो मिलकर हमारे पास एक मॉलिक्यूल सॉरी एक केमिकल फार्मूला बनाते हैं, एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक रिएक्शन होता है जब दो या ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। उस रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास केमिकल रिएक्शन की कुछ टाइप्स है जिनको मैं थोड़ा सा एब्रिविएटेड करके लिखा है। एंड फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर पढ़ा था भाई कि एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एक और टाइप है एसडी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं सिर्फ एक साइड से, मतलब वन साइडेड एक्सचेंज ऑफ आयन। आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, आपको कोई चीज कुछ बदले में नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें यही होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हमारे पास? डबल साइडेड एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब मैं किसी को कुछ चीज दूंगा तो बदले में वही मुझे कुछ ना कुछ देगा, इसको बोलते हैं हम डबल एक्सचेंज। उसने भी कुछ दिया, मैंने भी कुछ दिया। तो हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इस टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर आयन्स दोनों तरफ से एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। ए फॉर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? दो सब्सटेंसेस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन बेसिकली हमारा बर्निंग का रिएक्शन होता है। जब कोई कंपाउंड हमारे पास बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब कोई कंपाउंड हमारे पास एक टूटकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है? बिल्कुल एडिशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। समझ आ रही है? नेक्स्ट इज लास्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमारे पास कौन सा होता है भाई? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कौन सा होता है हमारे पास? जब कोई कंपाउंड टूट रहा है, बट टूटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? टूटने के लिए तो वाटर ऐड करेंगे तो टूट रहा है, उसका हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस वो रिएक्शन होता है हमारे पास जब कोई कंपाउंड टूटता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर इन इट, इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बात समझ आ गई? लास्ट टॉपिक इज लास्ट हमारे पास जो था वो है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? एक हमारे पास देखो हर चीज को रिप्रेजेंट करना है। मैथ्स अगर पढ़ते हैं, सवाल एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आप क्या करते हैं? पहले मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं ना। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो हमें दिया होता है उसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं, उसका बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब उस इक्वेशन के अंदर आप क्या करते हैं? केमिकल फार्मूलाज यूज करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर आप उस इक्वेशन में वर्ड्स यूज करें तो सब बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। बात क्लियर हो रही है? तो हम यहाँ पर केमिकल यूज करते हैं हमारे पास द इक्वेशन टू यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। इसी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर दो चीज होती है। एक होती है रिएक्टेंट्स, एक साइड होती है रिएक्टेंट साइड, ठीक है। एक होती है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के दरमियान एक चीज बोलते हैं एरो। ये एरो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन।
अगर एरो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर एरो में चेंज कर दूं, एरो की डायरेक्शन इधर हो जाए, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, इसका मतलब प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट बना रहा है। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ आ गई? ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने समराइज करके डिस्कस करी थी। ये हमारे पास थ्योरी के अंदर कुछ बेसिक बातें थी जो हमने पहले डिस्कस करके इलाबोरेट करके अब थोड़ा सा छोटा करके समराइज करके हमने आपको समझाया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो समरी के अंदर, जिसमें हम कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।